हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कलचुरी वंश चल रहा था हमारा सीरीज़, उसी का ही ये प्रशासन का अगला टॉपिक आज रहेगा। ठीक है, प्रशासन का एक जो पार्ट है, पहला पार्ट उसे अपलोड कर दिया गया है। ये प्रशासन का जो कलचुरी प्रशासन है, ये इसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो डला है उसको आप पहले देखिए, उसके बाद फिर इसे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा इसे भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चीज़ें तो अलग चीज़ें रहती हैं, तो ये भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को देरी किए हुए। सबसे पहले देख लेते हैं इनका भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था कहने का मतलब है कि देखिए, ये भू राजस्व है तो भू से याद रखिएगा भूमि। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था एक्चुअल में कहते हैं उसी को है, अर्थात भूमि जो उनका क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र से जो भी उन लोग उगाते हैं, बोते हैं, या फिर उस जगह पर जितने क्षेत्र पर उनका अधिकार होता है किसी भी शासक का या उनके पूरे साम्राज्य का, उस क्षेत्र से लगान के रूप में या वसूली के रूप में कितना उनको पैसा या कर संग्रहण आता है, उनको भू राजस्व कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे व्यवस्था को व्यवस्था कहते हैं, तो भू राजस्व व्यवस्था हो जाता है कुल मिला के। तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है महत्वपूर्ण करों को देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इनके ये भू राजस्व व्यवस्था है, इसके तहत हम लोग जो कलचुरी कालीन व्यवस्था है उसमें 3 कालखंडों में इसको बांटते हैं। जैसे कि जमींदारी, अर्थात भू लिखा है तो भू से भूमि। ठीक है, भू से भूमि, भूमि अर्थात जमीन। तो जमीनों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, पहला तो खालसा भूमि या खालसा क्षेत्र। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे कलचुरी प्रशासन को 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये खालसा क्षेत्र। ठीक है, खालसा क्षेत्र। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था जमींदारी क्षेत्र। और तीसरा था क्या? तो सामंती क्षेत्र। ठीक है, सामंती क्षेत्र, या इसी को क्या बोलते हैं? रियासती क्षेत्र। ठीक है, रियासती क्षेत्र। देखिए, रियासत के रूप में रहता था ये वाला क्षेत्र, इसलिए रियासती क्षेत्र। और जो है यहाँ पर छोटे राजा या सामंत लोग यहाँ शासन करते थे, इसलिए इसको सामंती क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो देखिए खालसा क्षेत्र पर जो ये कलचुरी प्रशासन के जो शासक रहते थे, अर्थात शासक का जो है सीधा इनका यहाँ पर क्या था? नियंत्रण था। ठीक है, सीधा नियंत्रण था। वहीं जो जमींदार हैं, ये जो जमींदारी क्षेत्र है, इस पे जो है जमींदार का हक होता था। अर्थात जमींदार का सीधा रिश्ता किससे था? तो जमींदारी क्षेत्र से। अर्थात इस क्षेत्र का जो प्रमुख कौन है? वो जमींदार था। इसके अलावा जो सामंती से क्षेत्र या रियासती क्षेत्र है, इसमें छोटे राजा, ठीक है, छोटे राजा या फिर ये जो सामंत है, ये यहाँ के क्या होते थे? शासक हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्रों को आप याद रखिए। ठीक है, देखिए सबसे प्रमुख बात तो ये है कि देखिए इसमें जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें जो कर संग्रहण करता था, ठीक है, कर संग्रहण करता था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था सोल्लिक। ठीक है, कर संग्रहण करता था ऐसा अधिकारी जो कर संग्रहण करता था, किसमें? कलचुरी प्रशासन में। उसको क्या कहते थे? तो सोल्लिक कहते थे। ठीक है, तो इधर से अब सीधा आप लोगों को फैक्ट के रूप में क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, वैसा टाइप का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, कर संग्रहण अधिकारी को क्या कहते थे? तो सोल्लिक कहा जाता था। इसके अलावा जो ये राजस्व व्यवस्था है, इस पूरे राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था बोलेगा तो प्रमुख अधिकारी कौन था? तो महाप्रमात। ठीक है, कौन था? तो महाप्रमात। ये जो महाप्रमात है, ये है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी और सबसे बड़ा अधिकारी। इसी के अंतर्गत जो है वह पूरे कलचुरी प्रशासन का राजस्व व्यवस्था इसी के अंडर में होता था। और यही जो है वह तय करता था कि कहाँ से कितना क्षेत्र से कितना पैसा आना है। ठीक है, और जो सोल्लिक, जो जिसको हम लोग कर संग्रहण अधिकारी कहते हैं, उसको ये क्या देता था? इंस्ट्रक्शन देता था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से ये लोग कर संग्रहण करते थे। अगला देखते हैं। देखिए इसमें जो है आय का प्रमुख स्रोत, देखिए ये सभी से तो आय प्राप्त होता था, अर्थात भू राजस्व व्यवस्था से, और इधर जमींदारी क्षेत्र, सामंती क्षेत्र से जो कर लगाते थे वो तो होता ही था। लेकिन सबसे प्रमुख कर जो है कहाँ से? आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत बोला जाए तो वह था भूमि कर। ठीक है,
भूमि कर अर्थात जो है भूमि को लीज पर दे देते थे, या फिर भूमि को जो है वह सामंतों को दे देते थे, और सामंतों से उस भूमि के बदले में जो कर संग्रहण करते थे जो वहाँ के शासक होते थे कलचुरी वंश के, वहाँ से अर्थात भूमि से भूमि कर जो उनका कर था, भूमि कर, ये महत्वपूर्ण कर था और ये ही सबसे बड़ा कर था। ठीक है, ये इसी में ही पूरा अर्थव्यवस्था टिका होता था। ठीक है, देखिए ग्रामों में किस प्रकार से कौन वसूल करता था, ग्राम में अर्थात गांव में कौन वसूल करता था कर को, तो जो ग्राम के जो गौटिया हैं, ठीक है, अभी भी सभी गांव में मिल जाएंगे आपको, जो गौटिया हैं वो जो है कर संग्रहण करते थे। इसके अलावा ये जो है पटेल की सहायता से, ठीक है, गांव में पटेल होते थे पहले, उसके बाद अभी मराठा, इसके बाद जस्ट हम लोग मराठा शासन को पढ़ेंगे इसी से रिलेट करके। तो मराठा शासन में हुआ क्या कि इस पटेल को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एगन्यू के द्वारा इसको पटेल को समाप्त कर दिया गया था, पटेल पद को। ठीक है, इसको, और जो गौटिया है वह तो यथावत बना रहा। ठीक है, क्योंकि गौटिया जो है सर्व प्रमुख होता था ग्राम का। तो ग्राम में जो है गौटिया और पटेल दोनों को मिल करके संग्रहण करते थे। ठीक है, इसका राजस्व का, जबकि आय का प्रमुख स्रोत कलचुरी कालीन में तो जो भूमि कर था वहाँ से आय का प्रमुख स्रोत होता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ सकता है। देखिए जो वहाँ का पैमाना था, ठीक है, पैमाना किसको मान सकते हैं, अर्थात भूमि को नापने का पैमाना जो था वह उसको कहते थे हल। ठीक है, एक हल बराबर कितना होता था, तो लगभग 5 एकड़ का जमीन जो है वह एक हल के बराबर में होता था। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट के रूप में जो सब्जी बेचते थे, ठीक है, सब्जी बेचने के लिए या धंधे करने के लिए एक परमिट लगता था। ठीक है, परवाना लगता था, परमिट, इसको युगा कहते थे। ठीक है, युगा, ध्यान दीजिएगा, ये युगा शब्द को ध्यान दीजिएगा, युगा कहते थे। किसको युगा कहते थे, तो सब्जी के लिए जो परमिट, अर्थात सब्जी बेचने के लिए या कुछ अन्य व्यापार करने के लिए जो परमिट जो है कलचुरी प्रशासन के द्वारा लिया जाता था लोगों के द्वारा, उसको युगा कहते थे। ठीक है, युगा। एक इसको याद रखिएगा, कर संग्रहण अधिकारी को सोलिक कहते थे। ठीक है, प्रमुख अधिकारी जो होता था राजस्व विभाग का, महाप्रमात होता था। 3 क्षेत्र में बटे होते थे, खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र और सामंती क्षेत्र, पूरे कलचुरी प्रशासन का राजस्व व्यवस्था। ग्राम में जो है गौटिया और पटेल दोनों को मिल करके राजस्व व्यवस्था का वसूली करते थे। ठीक है, ये यहाँ जो है पैमाना, जो कि भूमि को नापने का पैमाना होता था, उसको हल द्वारा मापते थे, और एक हल बराबर होता था 5 एकड़ का क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये भू राजस्व व्यवस्था को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने जो कि सैन्य व्यवस्था है। ठीक है, सैन्य व्यवस्था की तरफ। सैन्य व्यवस्था, अब पढ़ते हैं हम लोग सैन्य व्यवस्था के बारे में। देखिए कलचुरी प्रशासन में जो सैन्य व्यवस्था है वो बहुत ही बड़े व्यापक क्षेत्र पर था। चूँकि जो कलचुरी प्रशासन है वह बहुत लंबे समय तक शासन किए, इसलिए यहाँ पर जो सैन्य व्यवस्था है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर, व्यापक स्तर पर और बहुत ही संगठनात्मक क्षेत्र पर ये जो है बटे होते थे। ठीक है, तो देखिए सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो देखिए महाबलाधिकृत। ठीक है, महाबलाधिकृत जो है इसका प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, महाबलाधिकृत प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, ये जो है सेनापति होता था। ठीक है, सेनापति होता था ये महाबलाधिकृत। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है सभी सेना का प्रमुख जो प्रमुख लोग हैं इसी के अंतर्गत रहते थे। जैसे कि हाथी सेना, ठीक है, हाथी सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, तो महापीलूपति। ठीक है, महापीलूपति। आप लोगों ने कभी पीला कलर का हाथी देखा है? नहीं देखा है ना? पीला कलर का हाथी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है, तो यही अपना ऐसे ही याद रखिएगा, पीले कलर का अर्थात पीलूपति। ठीक है, पीला कलर मतलब पीलूपति। तो हाथी का प्रमुख कौन होता, हाथी सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो पीलूपति से याद रखिएगा। ठीक है, और घोड़ा सेना का प्रमुख कौन होता था, अश्वसाधनिक। ठीक है, अश्वसाधनिक जो है वह इसका प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, किसका, सैन्य व्यवस्था का। और देखिए, और मैं जब पिछली कक्षा में प्रशासन को पढ़ा रहा था तो एक बताया था चार्ट और एक बताया था भाट। चार्ट बोलते थे पुलिस को और भाट बोलते थे सैनिक को। ठीक है, भाट किसको बोलते थे, तो सैनिक को बोलते थे। तो आप इसे भी याद रखिए, भाट किसको बोला जाता था, तो सैनिक को बोला जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं न्याय व्यवस्था। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हम लोगों ने देखा भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के बाद देखा सैन्य व्यवस्था। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब यही है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ रहता नहीं है पूछने के लिए। अब देखिए, अब सैन्य व्यवस्था से पूछेगा तो इसी को पूछेगा, सर्व प्रमुख अधिकारी को पूछेगा, या महासेनापति भाट किसको बोलते थे, यही सब है, और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी कुछ नहीं बन जाता है, बस इतनी चीज़ें को ही पढ़ना है। इसके बाद देख लेते हैं न्याय व्यवस्था का अधिकारी कौन था, अर्थात न्याय व्यवस्था को देखते हैं। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, देखिए न्याय व्यवस्था को जब मैं पिछली कक्षा में प्रशासन को पढ़ा रहा था तो आपको पुलिस व्यवस्था बता दिया था, अर्थात जो पुलिस गण है वो भी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत में ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पुलिस होता था, दुष्ट साधनिक होता था, जो कि चोर पकड़ता था, जो चार्ट बताया वो पुलिस ही होता था, ये भाट जो है वह सैनिक होता था, गमागमिक जो होता था वह यातायात अधिकारी होता था, अर्थात ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो ये जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, इसमें जो है इसका प्रमुख अधिकारी को दांडिक कहते थे, ठीक है, प्रमुख अधिकारी को दांडिक कहते थे। ये जो है न्याय करता था, और यह कैसा होता था, प्रमुख अधिकारी होता था, न्याय करने वाला। न्याय का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो दांडिक होता था, ठीक है। इसके अलावा दंडपासिक किसको बोलते थे, तो पुलिस को बोलते थे, ठीक है। दंडपासिक किसको बोलते थे, तो पुलिस को कहते थे, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में ये दो चीज़ को याद रखिएगा, और एक को याद रख लीजिएगा, चार्ट किसको बोलते थे, तो लोगों की जो मदद करता था, जो मदद करते थे, जो कि क्षेत्रीय पुलिस होते थे। देखिए दोस्तों, ये मैं दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। दंडपासिक जो उच्च स्तरीय के पुलिस होते थे, जो कि बड़े 3 स्टार 2 स्टार वाले पुलिस होते थे, उसको दंडपासिक कहते थे। सबसे बड़ा दांडिक था, जो कि प्रमुख न्याय दिलाता था। वैसे तो सबसे बड़ा राजा होता था, राजा के आगे किसका चलेगा, तो जो अंतिम निर्णय है वह राजा देता था। उसके जस्ट नीचे में दांडिक होता था, दांडिक के नीचे में सब बटे होते थे, दंडपासिक बटे होते थे, चार्ट बटे होते थे, भाट बटे होते थे, गामागमिक बटे होते थे, इस प्रकार बटे रहते थे, ठीक है। तो दंडपासिक जो है पुलिस अधिकारी का प्रमुख होता था, उसके नीचे में ये चार्ट भाट इन लोग काम करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ों को आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अब सामाजिक व्यवस्था की तरफ, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में आपको पढ़ना होगा, सामाजिक व्यवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था अर्थात जो है वह समाज किस प्रकार बटा होता था, ठीक है। इसमें जो है एक तो ब्राह्मण रहते थे, ठीक है, समाज में ब्राह्मण निवास करते थे, और एक क्षत्रिय, उसके अलावा वैश्य, इसके अलावा एक और अन्य जाति जिसको आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, उसको वो क्या है, कायस्थ, ठीक है, कायस्थ। देखिए ये जो कायस्थ जाति है वो जो कि देखिए 4 तो अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जो है वह सभी जाति थी, लेकिन जो है एक कायस्थ जाति यहाँ पर उभर करके सामने आती है, जो कि शूद्र से जो है ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऊपर रहता है, और वैश्य से थोड़ा सा नीचे। ये कायस्थ जाति जो है वह स्पेशली जो है वह राजा का गुणगान करने के लिए, राजा के दरबार में जो है वह क्या करते थे, वह कवि के रूप में रहते थे, उनका सेवक के रूप में कार्य करते थे दरबार में, ऐसा टाइप के लोग रहते थे, ठीक है। स्पेशली लोग साहित्यकार हुआ करते थे, रचनाकार हुआ करते थे, ठीक है। साहित्य का जो संपादन है वो इनके द्वारा किया जाता था, कायस्थ के द्वारा, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्राह्मण को जो है सबसे उच्च स्थान प्रदान होता था, उच्च स्थान प्राप्त होता था, उच्च स्थान प्राप्त होता था। इनके द्वारा जो है वह पठन पाठन का कार्य किया जाता था, पठन पाठन अध्यापन, ठीक है, पठन पाठन अध्यापन का कार्य किया जाता था, अर्थात पढ़ाने लिखने का, ठीक है। मंत्री के रूप में जो है इन्हीं लोग चुन करके आते थे, ठीक है, सेनापति, मंत्री और जो कि सामंत है वह सब जो है ब्राह्मण होते थे। इसके अलावा जो कि रक्षा का प्रभार होता था वह पूरा क्षत्रिय के ऊपर होता था, ठीक है। ये जो क्षत्रिय जाति है, रक्षा का प्रभार जो है इनके ऊपर हुआ करता था, ठीक है। और सभी कार्य अर्थात पुलिस व्यवस्था, सभी व्यवस्था जो है इनके हाथों में हुआ करता था, किसके में, क्षत्रियों के में। क्षत्रियों को भी उच्च स्थान प्रदान था, लेकिन ब्राह्मण जो है सबसे उच्च स्थान पर रहते थे, उससे जस्ट नीचे क्षत्रिय। वैश्य जो है वह व्यापार प्रधान हुआ करते थे, ठीक है, उस समय।
व्यापार प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, आप लोगों ने जो है वह खारंग जलाशय का निर्माण करने वाले वल्लभराज के बारे में तो सुना होगा, जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय, जब हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वीदेव के बारे में, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, तो उसका एक सामंत था जगतपाल, जिन्होंने राजलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक और सामंत था जिसका नाम था वल्लभराज। वल्लभराज ने क्या करवाया था, खारंग जलाशय का निर्माण करवाया था, जिसमें अभी खूटाघाट जलाशय है। तो वो जो वल्लभराज है वो वैश्य ही था। ठीक है, वल्लभराज जो है वह वैश्य था। अर्थात मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। व्यापार प्रधान होते थे, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो वैश्य किया करते थे। कुम्हारगिरी या फिर सूत कताई का कार्य, ठीक है, और कपड़ा रंगने का कार्य, इसी प्रकार और बहुत सारे जो व्यापार के कार्य हैं, जो दुकानें खोलना, ये सब वैश्य करते थे। ठीक है, कायस्थ जनजाति ये राजा के सेवक के रूप में कार्य करते थे उस समय। ठीक है, साहित्य का कार्य करते थे, साहित्य क्षेत्र का संपादन किया करते थे। इसके अलावा साहित्य के अलावा ये जो है वह रचनाओं का कार्य करते थे। ठीक है, और बखान करते थे, अर्थात जो राजा है उनका ये क्या करते थे, अपनी रचनाओं में उनका प्रशंसा करते थे, बखान करते थे, प्रशंसा करते थे, किनका, राजाओं का। तो इसका जो उदाहरण है वह एक है बाबू रेवाराम जी। बाबू रेवाराम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो तारीख के है वंशी। ठीक है, इतिहास, मतलब इतिहास के बारे में, और तारीख के है वंशी और रतनपुरिया गम्मत, ये सब बहुत सारे इन्होंने क्या किया है, रचना लिखा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कायस्थ जनजाति है वह इसमें पता चलता है। ठीक है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबू रेवाराम कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे, ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कायस्थ रहता है। ठीक है, तो ये सभी को जानिएगा, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस मैंने आपको प्रशासन पढ़ा रहा है तो इसके बारे में कुछ बता दिया है। और ये वल्लभराज और इसके बारे में 2 फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख अधिकारियों के बारे में। ठीक है, जो कि कलचुरी प्रशासन का एक रीढ़ की तरह कार्य करता था। अर्थात जो कलचुरी प्रशासन है वह महत्वपूर्ण इन्हीं जो कलचुरी का जो प्रमुख अधिकारी है उन्हीं के दम पर खड़ा होता था। अर्थात ये जो है वह पूरे कलचुरी साम्राज्य को संभाल करके रखते थे, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो युवराज है, देखते हैं उनका जो प्रशासन वो किस प्रकार से सजा रहता था, अर्थात किस प्रकार से टिका रहता था पूरा प्रशासन। तो देखिए ये जो युवराज है वह क्या होता था, ये जो है राजा के पुत्र को ही कहते थे। ठीक है, राजा का ही जो अगला उत्तराधिकारी होता था उसे युवराज कहा जाता था, अर्थात राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी जो होता था वह युवराज कहलाता था। उसके बाद देखते हैं महामंत्री। ये महामंत्री होता था, यह जो है वह प्रमुख होता था। ठीक है, प्रमुख अधिकारी होता था, राजा का सलाहकार के रूप में यह जो है कार्य करता था। ठीक है, सभी सैन्य व्यवस्था का यह जो है वो प्रमुख होता था। ठीक है, सभी मामलों का प्रमुख होता था। इसके बाद देखते हैं महामात्य। अगला है महामात्य। महामात्य जो होता था वह मंत्री होते थे। ठीक है, मंत्रीगण होते थे कौन, महामात्य, जो कि, और अमात्य जो है इनके सदस्य होते थे। ठीक है, अमात्य के क्या होते थे, जो मंत्रीगण है उनके सदस्य होते थे। ठीक है, और महामात्य जो है वह मंत्रीगणों का समूह को कहते थे, अर्थात एक विशेष प्रकार के मंत्री होते थे और उनके जो सदस्य होते थे उनको अमात्य कहते थे। ठीक है, आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा, बाहुबली 2 में जब देवसेना के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो वो जो बोलता है, अमात्य जो आया रहता है, इतने बहुमूल्य उपहार आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे महाराज, ऐसे करके बोलता है। तो देवसेना बोलती है अमात्य करके, तो वही वाले अमात्य हैं। ठीक है, अर्थात जो मंत्री होते हैं उनके ये सदस्य होते हैं। ठीक है, अमात्य लोग, और ये महामात्य जो है वह मंत्रीगण के समूह को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो है वह संचार विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, संचार विभाग का प्रमुख होता था। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके जोड़ी मिलाने को पूछा जाता है। महाप्रमात तो हम लोग जब राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे थे तो राजस्व अधिकारी के रूप में देखे थे इसको, राजस्व अधिकारी होता था, ये राजस्व अधिकारी होता था। इसके अलावा सोल्लिक जो होता था वह कर संग्रहण अधिकारी होता था, कर संग्रहण करके देने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, पूर्व प्रधान, देखिए पूर्व प्रधान को याद रखिएगा नगर प्रधान से। देखिए जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर,
ठीक है। तो इस प्रकार जो पूर्व लगता है वो क्या होते हैं, अधिकतर जगदलपुर ये सब नगर होते हैं, ठीक है। तो नगर का प्रमुख होता था, ठीक है। पूर्व प्रधान जो है वह नगर का प्रमुख होता था, नगर का प्रमुख होता था। इसके बाद देखते हैं ग्रामकूट। ग्राम जो है, ग्रामकूट जो है वह ग्राम का प्रमुख होता था। महासंधि विग्रह, देखिए दो देश लोग जब एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं या युद्ध करते हैं तो उनके बीच में संधि कौन कराता है, जो कि विदेश मंत्री होते हैं। जो दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो क्या करवाते हैं, संधि करवाते हैं, ठीक है। तो संधि विग्रह कौन होते हैं, तो विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है। कोटपाल, कोटपाल को याद रखिएगा, जो कोट से याद रखिएगा किला, ठीक है। देखिए और कोई जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें का जितने भी लोग हैं वो उसमें से किसी का नाम क से नहीं आ रहा है, तो कोटपाल से, कोट से याद रखिएगा किला, ठीक है। तो किला का अधिकारी, किला का जो प्रमुख होता था, अर्थात किले का रक्षा करने वाला, किला को और क्या कहते हैं हिंदी में, दुर्ग कहते हैं, ठीक है, दुर्ग। तो दुर्ग का रक्षा करने वाले या किले का रक्षक, ठीक है, किला रक्षक कह सकते हैं, दुर्ग या किले का रक्षक करने वाला जिसको कोटपाल कहते हैं, ठीक है। अगला दिया है देखिए नैमित्तिक, ठीक है। अगला क्या दिया है, नैमित्तिक दिया है। नैमित्तिक का मतलब क्या है, अकाराधिकार का मतलब क्या है, और घटपत्ति का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो है तीनों बहुत ही प्रमुख है, इसको आप याद रखिए। देखिए ये नैमित्तिक है वो क्या होता था, ये जो है राज ज्योतिषी होता था, ठीक है, राज ज्योतिषी होता था, अर्थात जो है वह ज्योतिष विद्या में निपुण होते थे। ये जो नैमित्तिकी है उनको नाम दिया जाता था नैमित्तिकी। ये जो है राजा के जो शासन है उस शासन काल के अंतर्गत जितने भी जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह इन्हीं के अंडर में होता था, ठीक है। किसी प्रकार का धार्मिक कार्य होता था और ये जो है वहीं महल में ही उपस्थित हुआ करते थे लोग, और किसी प्रकार का धार्मिक कार्य है उसको इनके द्वारा संचालन किया जाता था, इनके द्वारा। और बहुत सारे नैमित्तिक, छोटे नैमित्तिक को क्या किया जाता था, तो वहाँ पर दिया जाता था उनको कार्य करने के लिए ये, लेकिन ये प्रमुख होता था, ठीक है। अकाराधिकार का मतलब क्या है, जो खानों का प्रमुख होता था, अर्थात कारखानों का प्रमुख होता था उसको अकाराधिकार कहा जाता था, ठीक है। किसको, खानों का प्रमुख, खानों का प्रमुख, ये जो है प्रमुख खानों का होता था, ठीक है। इसी को अकाराधिकार कहते थे। घटपत्ति किसको कहते थे, तो जो नावों के रक्षक होते हैं, ठीक है, नावों के रक्षक, वो जो नौसेना का जो प्रमुख होता था उसको घटपत्ति कहते थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो कि नाविक उनका जो प्रमुख होता था, अर्थात नाव चलाने वाला, ऐसा टाइप का मान सकते हो। तो घटपत्ति, देखिए घटपत्ति इसको याद कैसे रखते हैं, घटपत्ति से तो हम लोग क्या कर, आपत्ति किस में लगाते हैं, मम्मी पापा लोग नाव में जाने के लिए, पानी में जाने के लिए, समुद्रों में जाने के लिए, और नदी समुद्र में ही तो नाव चलता है, तो नाव पानी, नावों की रक्षा, ठीक है। अकाराधिकार खाने का प्रमुख होता था, ठीक है। नैमित्तिकी जो है राज ज्योतिषी होता था, जितने भी धार्मिक कार्य जो है वह इनके अंदर में होते थे, ठीक है।